नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज से एक हफ्ता पहले या ये समझ लीजिए कि जो सोमवार एक खबर अलग लेवल पर थी वो आज एक अलग लेवल पर है। आज हफ्ते का पहला दिन है। आज सबसे पहले हम आपको कोरोना के खिलाफ आगाह कर रहे हैं, क्योंकि यही आंकड़ा पिछले हफ्ते इसी दिन अलग था और आज अलग है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आहट के बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। लोग ये भी नहीं मान रहे हैं कि देश में अभी कोरोना बचा हुआ है। जहां भी आप देखिए भयंकर लापरवाही है। कोई मास्क पहनने को तैयार नहीं। बाजार चले जाइए, मॉल्स चले जाइए, बस अड्डों में, रेलवे स्टेशन, सब जगह भीड़ तो दिख रही है, लेकिन भीड़ के चेहरे पर मास्क नहीं है। देश में ओमिक्रॉन के 171 केसेस आ चुके हैं। लगातार ये तेजी से बढ़ रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल्स के अलावा वैक्सीनेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन देश में अभी भी 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की एक भी डोज नहीं ली है। ओमिक्रॉन का सबसे बड़ा खतरा इन्हीं लोगों पर है। हालांकि 138 करोड़ डोज लग चुकी है, लेकिन इन लोगों को 22 करोड़ डोज लगनी बाकी है। ऐसा भी नहीं है कि देश में वैक्सीन की कमी है। देश में 50 करोड़ डोज बची हुई है। तो फिर सवाल यह है कि ये लोग वैक्सीन लगा क्यों नहीं रहे हैं? अगर आपने भी अभी तक वैक्सीन नहीं लगाई है तो फौरन वैक्सीन ले लीजिए। सिर्फ 5 दिन बाद क्रिसमस और 11 दिन बाद न्यू ईयर के लिए पूरी दुनिया तैयार है। क्रिसमस और न्यू ईयर जो दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार है, कोरोना ने पिछले 2 साल से इन त्योहारों को फीका कर दिया। अब दुनिया को कोरोना के खिलाफ वैक्सीन मिली। ज्यादातर देशों में वैक्सीन लग भी चुकी है। इसीलिए ये उम्मीद थी कि इस बार पूरी दुनिया में क्रिसमस और न्यू ईयर धूमधाम से मनाए जाएंगे। लेकिन लगता है कि दुनिया के इस ख्वाहिश पर ग्रहण लगने वाला है, क्योंकि दुनिया में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन तबाही मचा रहा है। ओमिक्रॉन की वजह से नेदरलैंड्स ने पूरे देश में लॉकडाउन लगा भी दिया है। रविवार से इस लॉकडाउन का ऐलान किया गया है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, गैर जरूरी स्टोर, बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे और ये लॉकडाउन 14 जनवरी तक के लिए रहेगा। इसके अलावा पूरे यूरोप के देश लॉकडाउन या सख्ती करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि इन देशों में ओमिक्रॉन बहुत तेजी से फैल रहा है। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस यूके में हैं, 37,101। दूसरे नंबर पर डेनमार्क है, जहां 15,452 केस हैं। तीसरे नंबर पर नॉर्वे है, जहां करीब 3400 केस हैं। फिर साउथ अफ्रीका में 1300 और अमेरिका में 1070 केस हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन के 63,790 केस हैं। समस्या सिर्फ नए वेरिएंट की नहीं है, बल्कि यूरोप, अमेरिका और कनाडा जैसे देशों में कोरोना के बाकी वेरिएंट भी बहुत तेजी से फैल रहे हैं। इंग्लैंड में एक हफ्ते में 5,43,000 नए केस आए हैं, जो उससे पिछले हफ्ते आए केसेस के 53% ज्यादा है। इसी तरह फ्रांस में एक हफ्ते में 3,67,000 नए केस आए हैं, जो उससे पिछले हफ्ते आए केसेस से 8% ज्यादा है। इटली में एक हफ्ते में 1,63,000 से ज्यादा नए केस आए हैं। यहाँ 2 हफ्तों में 41% की बढ़ोतरी हुई है। स्पेन में एक हफ्ते में 1,32,000 केस आए हैं। यहाँ भी 2 हफ्तों के अंदर 34% केस बढ़े हैं। डेनमार्क में एक हफ्ते में 62,000 से ज्यादा केस आए हैं। यहाँ भी 2 हफ्तों में 39% केस बढ़े हैं। भारत में भले ही रोजाना आने वाले केसेस में कोई खास बढ़ोतरी दर्ज नहीं की जा रही हो, लेकिन ओमिक्रॉन वेरिएंट के केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, उसे देखते हुए हालात ठीक नहीं लग रहे और ऊपर से चुनावों का मौसम भी है। और इनमें सबसे ज्यादा सक्रिय है उत्तर प्रदेश। टक्कर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन किसी रैली या रोड शो में नहीं हो रहा। अब जिन लोगों के लिए 5 साल में एक बार चुनाव आया है, वो तो कोरोना को भूलकर चुनाव प्रचार में या अपने नेताओं से काम और टिकट मांगने चले गए हैं। जैसे लखनऊ में देखिए, हमारे संवाददाता ज्ञानेंद्र तिवारी को कौन कौन मिला। कहाँ जा रहे हैं नेताजी? जा रहे हैं अखिलेश यादव से मिलने सर। और भीड़ बहुत हो रही है? जी बहुत तेज हो रही है। बहुत तेज हो रही है तो मास्क काहे नहीं पहन रहे हैं? तो सर मास्क तो नहीं लगाए हैं। और आप लोग देखिए कितने लोग हैं, मास्क क्यों नहीं लगा रहे हैं? खतरा तो बढ़ रहा है ओमिक्रॉन। खतरा नहीं है, मास्क से खतरा ही नहीं? कोई खतरा नहीं है। तो क्यों नहीं लगाएं? मास्क लगाने से न लगाने से कोई खतरा नहीं, मैं कह रहा हूँ। कैसे खतरा नहीं? आप वैज्ञानिक हैं। खतरा नहीं, हाँ। कैसे खतरा नहीं? कोई खतरा नहीं, हम लोगों को तो कोई खतरा महसूस ही नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है? ये सही कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं, मास्क नहीं लगाना चाहिए? वैसे तो मास्क लगाना चाहिए,
तो चूँकि मास्क जो है लगाने से भाई अपने लिए बेनिफिट मिलेगा। सुरक्षा कर्मी भी यहाँ, इनसे भी बात करते हैं। आप लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं मास्क भाई? खतरा बढ़ गया है। हाँ? लगा लिया जाएगा। अच्छा, रखे हैं मास्क? रखे हैं जी सर, बिल्कुल। तो लगा क्यों नहीं रहे हैं? ओके सर, अभी लगाते हैं। सबको बताना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो पूरे देश में मंडरा रहा है, मास्क लगाइए। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के अंदर भी कोई प्रोटोकॉल्स या गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। तेजी से फैलते कोविड के वेरिएंट के बीच में चुनावी गतिविधियां तेज हैं। पार्टी कार्यालयों में कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी का ये कार्यालय है और आप देखेंगे कार्यालय में तमाम जो समर्थक है, टिकट अपेक्षी है, लोग पहुंच रहे हैं और मास्क लगभग नदारद है। किसी के भी चेहरे पर यहाँ पर मास्क नहीं दिखाई दे रहा है। बिना मास्क के लोग तमाम पहुँच रहे हैं। मास्क तो नहीं है, इसके अलावा जो कोविड के दूसरे प्रोटोकॉल हैं वो भी नहीं माने जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समस्या सिर्फ एक राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की, पूरी जनता का यही हाल है। ये जौनपुर है। यहाँ मछली शहर में आज यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की रैली थी। हजारों की संख्या में लोग इस रैली में आए थे, लेकिन कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन किसी ने नहीं किया था। ना तो किसी के चेहरे पर मास्क था और ना ही किसी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया। नहीं भाई साहब, कहीं गिर गया मास्क, कहीं गिर गया हमारा। कोरोना का माहौल नहीं है। अगर मतलब जल्दी ही अगले से आते आते इससे ज़्यादा मतलब रोड शो किए थे, लेकिन हमको कोरोना का भय नहीं है सर। योगी आया है तो इसलिए कोई नहीं है, कुछ है मास्क, कोई जरूरत नहीं है। मास्क है, मास्क है। डर तो लगता है भाई साहब, लेकिन अभी यूपी में कोरोना है कहाँ? आ जाएगी तो यहाँ भी मास्क लगाएंगे सब लोग। अभी आया ही नहीं है कोरोना, कहाँ है? सोशल डिस्टेंसिंग का कोई जरूरत नहीं। बिल्कुल डर नहीं है, वो सब हो चुका जो होना था। अभी डर हो चुका। भारत की पब्लिक जो है बड़ी प्रबुद्ध है। ये सब कोरोना से नहीं है, किसी चीज़ से नहीं, चीन से नहीं डरी तो कोरोना से क्या डरी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा लापरवाही हो रही है। देश के आप दूसरे हिस्सों में चले जाइए, वहाँ भी यही हाल है। लोग मानने को तैयार ही नहीं है कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है या कोई नया वेरिएंट आया हुआ है जो दुनिया में इतनी तबाही मचा रहा है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के लोगों को आपने सुना है, अब बाकी राज्यों का हाल भी आप जान ही लीजिए। दिल्ली में रविवार को कोरोना के 107 नए केस आए, जो 27 जून के बाद सबसे ज्यादा है। यानी पिछले 6 महीनों में पहली बार दिल्ली में फिर से केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी लोग मान नहीं रहे हैं, कोई मास्क पहनने को तैयार नहीं है। की टीम इस वक्त आनंद विहार के एक फुटओवर ब्रिज पर मौजूद है। ये जो फुटओवर ब्रिज है ये आनंद विहार के एक व्यस्त इलाकों में से एक है। ये बस टर्मिनल रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाला ब्रिज है, जहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं हमें ऐसे दिख रहे हैं जिन्होंने अब भी मास्क नहीं पहना। मास्क कहाँ है सर? पहने क्यों नहीं आप? वो खा रहे मास्क कहाँ है? मास्क है। भूल गए, इसको ले रखा था ना मैंने गोदी में। मास्क भूल गए? नहीं है, हमारे है, देख लो गाड़ी में है। लेकिन अच्छी बात है, आप कह रहे हैं पहनेंगे। पहनेंगे। बिहार की राजधानी पटना का भी यही हाल है। यहाँ भी बड़ी संख्या में लोग बिना मास्क दिखे और अगर सवाल पूछ लो तो बेतुके जवाब। कैमरा देखकर कईयों ने मास्क पहना तो कई भागते हुए नजर आए। पटना के गांधी मैदान के इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और एक बार जरा मैं आपको आसपास की तस्वीरें दिखा दूँ। कितने लोग यहाँ पर खड़े हैं या बैठे हैं या बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने मास्क लगाया हुआ है। जैसे ये भाई साहब है, मास्क तो लगाया हुआ है लेकिन दाढ़ी छुपा नहीं, दाढ़ी छुपाने के नहीं, अभी बात कर रहे थे इसीलिए निकाल रहे। चाय पीने के लिए मास्क उतारे थे। बैठ के तो चाय पी नहीं सकते। तो मास्क भी नहीं है। मास्क है तो जरूरी नहीं लगता मास्क? देखिए ना, मास्क पूरा बंडल है। मास्क लीजिए। का भी मास्क नहीं है। मास्क है। लगाएंगे ना सर? जी। कोविड के केसेस तो बढ़ रहे हैं, क्या करेंगे? लगा रहे। मास्टर स्ट्रोक में आगे बढ़े उससे पहले ये निवेदन है कि मास्क अपने चेहरे से मत हटाइए अगर आप भीड़ भाड़ वाली इलाके में हैं। 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है और वैक्सीनेशन, इन 3 चीज़ों को ज़रूर याद रखिए। अब आगे बढ़ेंगे
55 साल पुराने उस विवाद की पड़ताल करेंगे जिसे चुनावी रण में एक बार फिर से सुलगाने की कोशिश हो रही है। ये विवाद है चंडीगढ़ का विवाद, जिसे लेकर पंजाब और हरियाणा के बीच लगभग आधी शताब्दी से जंग चल रही है। अब नगर निगम के चुनाव प्रचार में अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ पंजाब को दिए जाने की अटकलबाजी की है। इसके बाद सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया। सवाल यह है कि केजरीवाल ने इस विवाद को हवा दी तो दी क्यों? इसके सियासी माने क्या है? पहले आप ये समझिए, फिर हम इस पूरे विवाद का विश्लेषण आपके सामने रखेंगे। चंडीगढ़ की इस खूबसूरती से किसी को भी प्यार हो जाए, लेकिन इसके लिए दो राज्यों की दीवानगी ऐसी है कि 55 साल से तलवारें खींची हैं। दोनों ही चंडीगढ़ को अपना बनाना चाहते हैं और ये दावेदार हैं पंजाब और हरियाणा। और इसी दावेदारी की वजह से चंडीगढ़ देश का इकलौता शहर है जो दो राज्यों की राजधानी है। आजादी के बाद पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर पाकिस्तान के हिस्से में चली गई। इसके बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1949 में पंजाब की राजधानी के लिए एक आधुनिक शहर की परिकल्पना की। शिवालिक की पहाड़ियों में फ्रेंच आर्किटेक्ट ली कॉर्बुज़िए को एक नया शहर बसाने की जिम्मेदारी सौंपी गई, जिन्होंने 1952 में एक ऐसा शहर बसाया जिसे पंजाब की राजधानी बनाया गया और नाम रखा गया चंडीगढ़। यही चंडीगढ़ आज पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और दोनों ही राज्य इस पर अपना दावा करते रहे हैं। अब इस विवाद की चिंगारी को फिर हवा दी है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने। आजकल एक बड़ी तेज अफवाह चल रही है। अफवाह है, मेरे को नहीं पता सच है कि झूठ है। हो सकता है झूठ भी हो सकता है सच भी हो। बड़ी तेज अफवाह ये चल रही है कि थोड़े दिन में केंद्र सरकार चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने जा रही है। केजरीवाल ने यह बयान चंडीगढ़ में नगर निगम के चुनाव प्रचार के दौरान दिया और एक सधे हुए राजनेता की तरह अपनी पार्टी के लिए वोट भी मांगे। केंद्र सरकार चंडीगढ़ को पंजाब को सौंपने जा रही है, ऐसी बड़ी स्ट्रांग अफवाह चल रही है। अगर ऐसा होता है तो पंजाब में तो भाई देखो आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तो फिर वोट चंडीगढ़ में भी आम आदमी पार्टी को ही दे देना। सियासी नजरिए से केजरीवाल का यह दांव बेहद सधा हुआ है, इसलिए दूसरे दलों ने फौरन पलटवार किया और इसे केजरीवाल का चुनावी स्टंट बता दिया। केजरीवाल जी एक भटकी हुई आत्मा है और वो लोगों को भी भटकाते रहते हैं। चंडीगढ़ पर पंजाब और हरियाणा का बराबर का हक है। अभी इसका कहीं पर कोई फैसला नहीं और केवल मतदाताओं को गुमराह करने के लिए इस प्रकार के जुमले ये छेड़ते रहते हैं। आम आदमी पार्टी चंडीगढ़ में कहीं पर भी नहीं है। इस तरह की हवाबाजी करके अरविंद केजरीवाल अगर चाहते हैं कि वो अपनी तरफ माहौल बना लें या सुर्खियां बटोर लें या एक नया शगुफा फेंक दें, चर्चा मेन मुद्दों से भटक कर उधर चली जाए, तो उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। चंडीगढ़ पर केजरीवाल का बयान भले ही वोट की राजनीति हो, लेकिन चंडीगढ़ को लेकर पंजाब और हरियाणा की लड़ाई बेहद पुरानी है। दोनों ही राज्य चंडीगढ़ पर अपना दावा करते हैं। पंजाब किसी भी कीमत पर चंडीगढ़ को छोड़ने के लिए तैयार नहीं और हरियाणा की शर्तें भी काफी पेचीदा हैं। पिछले साल हरियाणा के स्थापना दिवस पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने चंडीगढ़ का दावा छोड़ने के लिए एक नई शर्त का ऐलान किया था। अगर हम चंडीगढ़ छोड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता उसका बेनिफिट कोई हरियाणा प्रदेश को अकेले को, और अगर दोनों प्रदेश मिलकर चंडीगढ़ को दिल्ली की तरह एक यूनियन टेरिटरी बना दे और उसके बाद अपनी अपनी इंडिपेंडेंट कैपिटल हाई कोर्ट का बेंच बनाए, तो मुझे लगता है दोनों प्रदेशों के लिए बहुत बेहतर है। दुष्यंत चौटाला का कहना था कि अगर पंजाब चंडीगढ़ पर दावा छोड़ दे तो हरियाणा भी अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन पंजाब ने इससे साफ इनकार कर दिया, जिससे बात आगे नहीं बढ़ी। अब एक बार फिर केजरीवाल के बयान से ये बहस तेज हुई है। पंजाब और हरियाणा के बीच चंडीगढ़ के विवाद को समझने के लिए इतिहास के कुछ पन्ने अब हम पलटने वाले हैं, इसीलिए गौर फरमाइएगा। सबसे पहले इस विवाद की जड़ को आपको समझना चाहिए।
1952 में चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी बनी। 1966 पंजाब पुनर्गठन एक्ट से हरियाणा राज्य बनाया गया। उस वक्त चंडीगढ़ को दोनों राज्यों की राजधानी घोषित किया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। इस बंटवारे में चंडीगढ़ की संपत्ति पर 60% हक पंजाब को और 40% हरियाणा को मिला। ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट था। इंदिरा गांधी ने ऐलान किया था कि चंडीगढ़ पंजाब को दे दिया जाएगा। 1970 के लोकसभा के एक नोट में भी चंडीगढ़ पंजाब को देने का जिक्र बकायदा है। 1970 के दस्तावेजों के मुताबिक चंडीगढ़ के विवाद को सुलझाने के लिए बहुत से ऑप्शंस, विकल्प उसे रखते हुए चर्चा हुई। शहर को 2 हिस्सों में बांटने की भी बात कही गई, लेकिन भौगोलिक स्थिति की वजह से ये मुमकिन नहीं हो पाया। इसके बाद 1985 में राजीव गांधी और अकाली नेता हैं हरचंद सिंह लोंगोवाल, उनके बीच एक समझौता हुआ। समझौते के तहत चंडीगढ़ पंजाब को देने की सहमति बन गई और बंटवारे के लिए एक कमीशन बनाने का ऐलान हुआ और समझौते में कहा गया कि चंडीगढ़ को पंजाब को देने की एवज में पंजाब के हिंदी भाषी क्षेत्र हरियाणा में चले जाएंगे और इलाकों की पहचान ES वेंकटरमैया कमीशन करेगा। कमीशन ने पंजाब से हरियाणा में जाने वाले क्षेत्रों की पहचान भी की और पंजाब का 70,000 एकड़ जो है वो हरियाणा को देने की सिफारिश की। समझौते के तहत 26 जनवरी 1986 को चंडीगढ़ पंजाब को ट्रांसफर हो जाना था, लेकिन सिफारिशों पर विवाद होने पर ट्रांसफर अनिश्चित काल के लिए फिर टाल दिया गया। इस समझौते के 1 महीने बाद अकाली नेता हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या कर दी गई। हत्या उन सिख संगठनों ने की थी जिन्हें इस समझौते से ऐतराज था और तब से ये विवाद। केजरीवाल के दावे से चंडीगढ़ की दावेदारी को लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है, लेकिन ये ऐसा विवाद है जिसकी चिंगारी भड़कने पर क्या होगा कोई नहीं जानता। इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता अब गेंद केंद्र के पाले में डाल रहे हैं, तो बीजेपी केजरीवाल पर हमलावर है। अगर केंद्र सरकार मिलाने की तैयारी करती है तो केंद्र सरकार का फैसला होगा, उस फैसले को रिव्यू किया जाएगा। अगर चंडीगढ़ राज्य बनता है तो पंजाब को और हरियाणा को जो अपना अपना शेयर मिलना चाहिए वो कहने केंद्र सरकार उसका प्रावधान करेगी, परंतु फिर चंडीगढ़ में भी हमारी सरकार होगी और पंजाब में भी हमारी सरकार होगी। केजरीवाल जी अर्बन नक्सलाइट हैं, वो अफवाहों पे बातें करते हैं और अफवाही फैलाते हैं और कांट की हांडी एक बार चढ़ती है। वो दिल्ली में तुम्हारी कांट की हांडी चढ़ गई है और इसीलिए उसको ध्यान रखना चाहिए कि चंडीगढ़ पंजाब अलग हो जाए या देश के और 4 राज्य अलग करके हो जाएं। केजरीवाल को देश के लोग एक्सेप्ट करने वाले हैं नहीं। चंडीगढ़ का मामला पंजाब और हरियाणा दोनों के लिए ही बेहद संवेदनशील है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जनता सब जानती है। वो केजरीवाल के बयान को चुनावी स्टंट ही मान रही है। चुनावों के मद्देनजर ऐसा बयानबाजी करते हैं, ये उनको इस तरह की बातें शोभा नहीं देती। केजरीवाल जी बहुत ही बेसलेस आदमी हैं, जिनका कोई निर्धार नहीं है। ऐसे तो बहुत संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं वो, पर वो बातें ऐसी करते हैं जैसे वो अनपढ़ गवार आदमी हो। ये तो सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल का बहुत नंदनीय बयान है जिसकी हम निंदा करते हैं। हरियाणा का हक चंडीगढ़ पे है, उतना पंजाब का भी है। ये एक मिड पॉइंट है। हम इस तरह की बातें करके गुमराह के अपने वोट के बैंक को बढ़ाने के लालच करने के लिए भी मेरा वोट बढ़े, मेरे पंजाब में इलेक्शन है तो मैं इस तरह की बयानबाजी पर, ये बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। चंडीगढ़ यूटी रहना चाहिए, यूटी था, यूटी है और यूटी ही रहेगा। यह पॉलिटिशियंस को आदत होती है खबरों में बने रहने की। जब भी कोई इलेक्शन आता है तो कोई ना कोई ऐसी बात छेड़ देते हैं जिससे इनकी वोट बैंक पक्का हो जाए। हालांकि जानकारों के मुताबिक ये मामला पेचीदा और संवेदनशील दोनों ही है, क्योंकि पंजाब की सीमाएं पाकिस्तान से लगती हैं और ऐसे मुद्दों पर पाकिस्तान राजनीति करने से कभी बाज नहीं आएगा। लेकिन राजनीति करने वालों को भी ये पब्लिक बहुत अच्छे से जानती है और इसीलिए पब्लिक के सामने हमने सवाल रखा। हैशटैग का इस्तेमाल करते हुए चंडीगढ़ पॉलिटिक्स पर हमने पूछा कू पर कि अगर चंडीगढ़ पंजाब के हिस्से में गया तो इसका असर होगा। इसके जवाब में कू रिएक्शन ऑफ द डे के लिए हमने कू यूजर ईश्वर सिंह रौतेला को चुना है, जिन्होंने लिखा है चंडीगढ़ को यथास्थिति में रखने में हर्ज ही क्या है। सुंदर शहर है, 2 राज्यों की राजधानी है, दोनों इसको और अच्छा बनाए। आप भी इसी तरीके से अपनी राय @ABP न्यूज़ हैंडल को फॉलो करके हम तक पहुंचा सकते हैं। रोज एक मुद्दा आपको दिखेगा। शानदार अगर आपका नजरिया और राय रही तो मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा आप बनेंगे।
और अब आज लोकसभा से पास हुए उस कानून की पड़ताल करेंगे जिसका हम सबके जीवन पर असर पड़ेगा, सबके जीवन पर। सरकार ने आज लोकसभा में चुनाव अधिनियम संशोधन बिल 2021 को पारित कर लिया है। हालांकि विपक्ष इसका जोरदार विरोध कर रहा है। अब सरकार की असली परीक्षा राज्यसभा में होगी, जहां उसके पास नंबर इस वक्त पूरे नहीं दिख रहे हैं। अगर बिल राज्यसभा से भी पारित हो जाता है तो देश में चुनावी प्रक्रिया में कई अहम बदलाव होने वाले हैं। ये कौन से बदलाव है, इसके पक्ष और विपक्ष की दलीलें क्या है, अब ये समझिए हमारी रिपोर्ट से। आवश्यकता है और इसलिए इस सब मैं विनती कर रहा हूं कि ये बिल। थैंक यू श्रीमती सुप्रिया सुले जी। लोकसभा में यह हंगामा उस बिल पर बहस का है जिससे फर्जी वोटर आई कार्ड पर लगाम लगाने का दावा किया जा रहा है। सरकार ने लोकसभा में चुनाव अधिनियम संशोधन बिल 2021 को पारित करा लिया। हालांकि विपक्ष इसका कड़ा विरोध कर रहा था। जो इलेक्टोरल रोल है, सूची है, चुनाव सूची है, वो अच्छा हो, सही हो, जेन्युइन हो, ये सब चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन भी यही चाहते हैं। तो इसमें एक प्रावधान डाला गया है कि आधार कार्ड जो एक नागरिक के पास या जो एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट के पास आधार कार्ड है, उसको इलेक्टोरल रोल के साथ लिंक करने का एक प्रावधान रखा है। ये वॉलंटरी है, कंपल्सरी नहीं है। नए कानून में चुनाव और मतदान से जुड़े ऐसे कई बदलाव किए गए हैं जिनकी लंबे समय से मांग चल रही थी। जैसे पहले वोटर कार्ड आधार कार्ड से नहीं जुड़ा था, अब व्यक्ति चाहे तो वोटर कार्ड आधार से जोड़ सकेगा। मतलब एक व्यक्ति के 2 वोटर कार्ड नहीं बन पाएंगे। पहले 18 साल के नए मतदाता साल में 1 बार वोटर बन सकते थे, अब साल में 4 बार वोटर कार्ड बनाने का मौका होगा। मतलब 18 साल होने पर मतदाता बनने का इंतजार कम होगा। पहले सैन्यकर्मी की पत्नी सैन्य मतदाता, लेकिन महिला सैन्यकर्मी का पति सैन्य मतदाता नहीं था। अब दोनों ही स्थिति में सैन्य मतदाता के पंजीकरण की सुविधा है। मतलब दोनों को पोस्टल बैलेट की सुविधा। विपक्ष इसे स्थायी समिति को भेजने की मांग कर रहा था, लेकिन सरकार की दलील थी कि कानून और न्याय मंत्रालय की समिति पहले ही इसे हरी झंडी दे चुकी है और चुनाव आयोग 2015 से इसकी मांग कर रहा है। अगर मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल करना चाहता है, इतना सहज सरल सब कुछ चीज है, तो इतना जल्दबाजी करने की क्या जरूरत थी कि आज ही बिल इंट्रोड्यूस किया जाए, आज ही बिल को पारित किया जाए। इतना हड़बड़ी जल्दबाजी करने की बजाय क्या है? ये पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो ऑल पार्टी का है, वहीं से ये रिकमेंडेशन होके आए हैं सर। जो कहा था फिल्म एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय से, आज जो प्रवर्तन निदेशालय ने करीब 7.5 घंटे तक पूछताछ की है, वो क्या था? पूछताछ में पनामा पेपर लीक मामले से जुड़ा हुआ है पूरा का पूरा सिलसिला। 2016 और 17 में पनामा पेपर लीक हुआ था, जिसमें ऐश्वर्या राय, उनके ससुर अमिताभ बच्चन का नाम आया था। ऐश्वर्या राय से ईडी ने पहले भी 2 बार पूछताछ के लिए समन जारी किया था, लेकिन दोनों ही बार वो पेश नहीं हुई। उन्हें पेश होने की तीसरी तारीख आज की दी गई। सूत्रों के मुताबिक ऐश्वर्या आज भी नहीं आना चाहती थी, लेकिन ईडी की तरफ से जोर दिए जाने के बाद आखिरकार वो दिल्ली के ईडी दफ्तर में पेश हुई। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक ऐश्वर्या राय से ईडी ये जानना चाहता है कि साल 2012 में उन्होंने अपने पति अभिषेक बच्चन को लाखों पाउंड की जो रकम भेजी थी, उसका सोर्स क्या था। ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में एक कंपनी में बतौर डायरेक्टर रहने को लेकर भी उनसे सवाल पूछे गए। ओम प्रकाश तिवारी मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उनका रुख करते हैं। ओम प्रकाश, और वो कौन सी बातें थी जिनके जवाब तलाशने की कोशिश ईडी के इन अधिकारियों की तरफ से हुई है, और जवाब निकल कर क्या आया? देखिए रूबिका, ईडी इनसे जानना चाहता था कि मार्च 2012 में इन्होंने अपने पति अभिषेक बच्चन को 1.25 लाख पाउंड की रकम भेजी थी। ईडी इस बात पे हैरान था कि एक छत के नीचे एक पते पर रहने वाले शख्स ने, जो पति पत्नी है आपस में, वो एक दूसरे को विदेशी मुद्रा क्यों भेज रहे हैं,
जबकि नियम ये कहता है कि अगर आप भारत में एक ही छत के नीचे रहते हैं, पति पत्नी हैं, और विदेशी मुद्रा इतने बड़े पैमाने पर देना चाहते हैं तो नहीं दे सकते। उसके लिए आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो इनसे पूछा गया क्या आपने वो परमिशन ली थी? आपने आरबीआई से परमिशन लेके पैसा दिया था? ये पैसा आपने कैसे दिया था? इस पैसे का सोर्स क्या था? ये पैसा आपके पास से आया कहां से था? ऐश्वर्या राय बच्चन सूत्रों के मुताबिक उन्होंने इस बात को माना है कि उन्होंने इसके लिए आरबीआई से परमिशन नहीं ली थी। सूत्रों का कहना है, उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें नियम कानूनों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसके अलावा वो एक कंपनी में बतौर डायरेक्टर थी। साल 2005 में इस कंपनी में उनको डायरेक्टरशिप से हटाकर उनको शेयर होल्डर दिखा दिया गया। तो उनसे पूछा गया कि जो कंपनी में उनको डायरेक्टर से सीधे शेयर होल्डर कर दिया गया तो उससे उनको क्या फायदा पहुंचा, उस कंपनी को बनाने के लिए पैसे कहां से आए थे और आखिर कंपनी का पैसा गया कहां। ये तमाम ऐसे सवालात थे जिसके बारे में ऐश्वर्या राय बच्चन से लगातार 6.5 घंटे से ज्यादा पूछताछ की गई। मैं आपको बता दूं रूपका कि कई सवाल ऐसे थे जिनके बारे में ऐश्वर्या राय ने कहा कि इसके बारे में उन्हें ध्यान नहीं है और अपने खाते और दस्तावेज देखकर बता सकती हैं, अपने सीए से भी उन्हें पूछना पड़ेगा। इस पर उनसे कहा गया जो खाते दस्तावेज की बात वो कर रही हैं वो तमाम दस्तावेज वो प्रवर्तन निदेशालय को बहुत जल्दी लाकर जमा करा दें या अपने वकील की मार्फत भेज दें। अब प्रवर्तन निदेशालय जो उन्होंने बयान दिए हैं उनका आकलन कर रहा है और उसमें अगर जरूरत समझेगा तो एक बार फिर ऐश्वर्या राय बच्चन को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। रूबिका ओम प्रकाश तिवारी, सारी डिटेल्स हम तक पहुंचाने के लिए, दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ओम प्रकाश तिवारी ये बता रहे हैं कि अधिकारियों ने 7.5 घंटे तक पूछताछ की, पूछताछ खत्म हो गई है। अब वो जो जवाब दे चुकी हैं उनको एक बार फिर से क्रॉस चेक किया जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो दोबारा पूछताछ के लिए समन जारी किया जा सकता है। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सर्दी के सितम की, क्योंकि इस वक्त पूरा उत्तर भारत जबरदस्त शीतलहर की चपेट में है। पहाड़ों पर तो बर्फबारी शुरू हो ही गई है। राजस्थान में कई जगह पर पारा माइनस में चला गया है। फतेहपुर शेखावटी में तो पहली बार तापमान -5.2 हो गया, जिसके बाद पानी बर्फ में तब्दील हो गया। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आने वाले दिनों में ठंड और भी नए रिकॉर्ड्स बनेंगे। उसके चलते इसकी वजह है ला नीना का असर। तो पहले ठंड ने लोगों का हाल कितना बुरा किया ये देख लीजिए, फिर देखिए, जानिए कि ये ला नीना चीज क्या है। जो राजस्थान अपनी गर्मी के लिए जाना जाता है, आज वहां पेड़ पर बर्फ जमी है, पौधों पर बर्फ जमी है, बाल्टी में रखा पानी बर्फ बन गया है, गाड़ी पर गिरी ओस बर्फ में बदल गई है। जिस राजस्थान का नाम लेते ही सबसे पहले रेगिस्तान की तस्वीर जहन में आती है, उसी राजस्थान का एक और इलाका जबरदस्त ठंड की चपेट में है। यहां नल से टपकता पानी जम चुका है, भगोने में रखा पानी बर्फ बन चुका है, खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ की चादर बिछ गई है। बर्फ की तरह जम चुकी राजस्थान की पहली जगह है फतेहपुर शेखावटी और दूसरी जगह है सीकर। फतेहपुर शेखावटी का तापमान रिकॉर्ड किया गया है -5.2 डिग्री, जबकि सीकर का तापमान रिकॉर्ड किया गया है -2.5 डिग्री। मतलब राजस्थान के ये दोनों ही इलाके भयंकर ठंड की चपेट में हैं। फतेहपुर शेखावटी में तो ठंड ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पहली बार पारा -5 डिग्री से भी नीचे पहुंच गया है। इससे पहले सबसे ठंडा दिन 30 दिसंबर 2014 को रिकॉर्ड किया गया था, जब पारा -4.6 दर्ज हुआ था। लेकिन इस बार तो तापमान -5.2 डिग्री पर पहुंच गया है। 17 तारीख को -1.6 रहा और कल जो टेम्परेचर था 18 तारीख को वो टेम्परेचर रहा -3.8 और जो आज का जो टेम्परेचर जो दर्ज किया गया है 7:30 को वो -5.2 रहा है। मौसम विभाग ने इसको डिक्लेयर किया है कि 20 तारीख तक जो शीत लहर चलेगी और टेम्परेचर डाउन रहेगा। राजस्थान के सीकर में भी यही हाल है। फसलें बर्फ से ढक गई हैं। चूंकि रात में इन पर ओस गिरती है, लेकिन जब पारा -2.5 डिग्री पर पहुंच गया तो ओस बर्फ में तब्दील हो गई। और तो और बर्तनों में रखे पानी का भी यही हाल हुआ है। भयंकर ठंड की वजह से
बर्फ जम गई है। इतनी ज्यादा ठंड होने से सबसे ज्यादा परेशानी किसानों को हो रही है। फसलों की सिंचाई वो नहीं कर पा रहे क्योंकि पानी की पाइपलाइन में भी बर्फ जम गई है। पाइप के भीतर का पानी और पाइप के ऊपर भी बर्फ जमी हुई है। ठंड में जम चुकी नदी की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के लद्दाख की है। नदी के पानी की जम चुकी ऊपरी परत चांदी की तरह चमक रही है। जहां तक नदी पर नजर जा रही है वहां तक बर्फ ही बर्फ दिख रही है। देखने में तो जमी हुई नदी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए ये किसी मुसीबत से कम नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कत तो पीने के पानी की हो रही है। ठंड से आप लोगों को क्या मुश्किलात होता है? ठंड से मुश्किलात होता है पढ़ाई में, थोड़ा लिखने उखने में ठंड की वजह से थोड़ा, और बर्फ भी बहुत जम रहा है। तो दरिया में पानी भी पूरा जम रहा है, तो इससे भी आप लोगों को पानी का दिक्कत हो रहा है, चलने में रात स्लिप होते हैं। इसके अलावा जिनकी खाने पीने की चीजों का काम धंधा है उन्हें भी बड़ी परेशानी है। तेल को गर्म करने में ज्यादा वक्त लग रहा है, इसलिए चीजें देर से बन रही हैं। रसोई गैस का खर्चा भी बढ़ गया है, इसलिए नुकसान ज्यादा हो रहा है। जनाब बहुत ठंड है, यहाँ हमारा दुकान है, तेल नहीं गर्म हो जाता है, आधा घंटा लगता है। इतना सर्दी है, 2-3 से बहुत जबरदस्त सर्दी हो गई। तो आपने ये क्या उठा के? ये जनाब कांगड़ी है, इसमें पोली डालते हैं। पूरा उत्तर भारत इस वक्त भयंकर शीतलहर की चपेट में है। तापमान लगातार गिरता जा रहा है। हड्डी कपाने वाली ठंड आ चुकी है। दिल्ली, एमपी का होशंगाबाद, यूपी का कानपुर और जम्मू, हर जगह पारा गिर चुका है। ठंड के मारे लोगों की हालत खराब हो रही है, ठिठुरन बढ़ चुकी है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का तापमान 0.5 डिग्री पहुंच चुका है। एमपी के ही रायसेन का तापमान 2.5 डिग्री, दिल्ली का 3.1 डिग्री और जम्मू का तापमान 2 डिग्री हो गया है। जम्मू में तो सर्दी ने पिछले 23 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हड्डियां गला देने वाली ठंड के साथ कोहरा भी बड़ा जबरदस्त हो रहा है। आलम यह है कि सुबह सुबह कोहरे और ठंड की वजह से लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं रेल और सड़क यातायात पर भी काफी बड़ा असर पड़ा है। हड्डियां गला देने वाली ठंड, ठिठुरन और सर्दी ने जम्मू में लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। आलम यह है कि जम्मू में सर्दी ने पिछले 23 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है और न्यूनतम तापमान करीब 1.5 डिग्री तक लुढ़क गया है। हम इस समय जम्मू में हैं और जम्मू में ये वो लोग हैं जिन्हें मजबूरन सुबह अपने घरों से निकलना पड़ता है कामकाज के सिलसिले में, और ये लोग किस तरह से इस ठंड से निजात पा रहे हैं ये आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठंड काफ़ी है? ठंड काफ़ी है सर, बहुत दिक्कत हो रही है सुबह आने में। जो लोग कामकाज के लिए निकलते खासकर उन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है। 3 दिन से धुंध भी पड़ रही है, कुछ दिखाई नहीं देता। सुबह ठंड बहुत है। राजकुमार जी, ठंड कुछ ज्यादा होगी? सर ठंड इतनी है कि निकलने का मन ही नहीं करता। बहुत ठंड है सर, और फिर भी निकलना पड़ता है। सर क्या करें, दिहाड़ी के लिए सर निकलना पड़ता है। इतनी ज्यादा ठंड पड़ने की भविष्यवाणी मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ही कर दी थी। इसकी वजह है ला नीना। मौसम में परिवर्तन लाने वाली एक जटिल प्रक्रिया का नाम है। ये स्पेनिश शब्द है, इसका मतलब होता है छोटी बच्ची। ला नीना की शुरुआत प्रशांत महासागर में होती है और इसका असर दुनिया भर के मौसमों पर होता है। प्रशांत महासागर के बीच में मौजूद नीनो नाम के इलाके में मौसम संबंधी बदलाव होते हैं। नीनो इलाके का तापमान अगर बढ़ता है तो इसे अल नीनो कहा जाता है। ये गर्मी को बढ़ाता है। नीनो इलाके का तापमान जब घटता है तो इसे ला नीना कहा जाता है। ये ठंड को बढ़ाता है। एक तो नॉर्मल पैटर्न होता है, अगर समुद्री सतह के तापमान प्लस या माइनस 0.5 डिग्री ऊपर या नीचे होते हैं तो उसको न्यूट्रल कंडीशन कहते हैं। अगर समुद्री सतह के तापमान 0.5 से नीचे बने रहते हैं लगातार, जो ओवरलैपिंग पीरियड होते हैं 5, तब तक तो उसको ला नीना एपिसोड कहते हैं। तो इसी ला नीना की वजह से उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में सर्दी सामान्य से अधिक रहने की संभावना बताई गई है। कहा यही जा रहा है कि प्रशांत महासागर का ला नीना सामान्य से अधिक तेजी से ठंडा हो रहा है, जिसका असर अभी दिख रहा है। इसका असर अगर सर्दियों पर देखा जाए तो हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब भी ला नीना एपिसोड होता है उस साल सर्दी ज्यादा कड़ाके की पड़ती है और जो तापमान है ज्यादा नीचे चले जाते हैं।
मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिन और ज्यादा ठंडे रहने वाले हैं। सर्दी और ज्यादा बढ़ने वाली है और इसीलिए अपना ख्याल रखिएगा, ये सर्दी अभी बढ़ेगी, यहाँ से ऊपर ही जाएगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।